अपशिष्ट चुंबकत्व रहता है ना? उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा, पदार्थों का वह गुण जिसमें जिसमें चुंबकीय बल हटाने के बाद भी चुंबकीय बल चुंबकीय बल जिसमें चुंबकीय बल हटाने के बाद भी उसमें शेष, यानी कि चुंबक, वैसे तो बल हटता ही हट जाना चाहिए, लेकिन हटता नहीं बेटा, उसमें कुछ, उसमें शेष चुंबक रह जाता है, चुंबक रह जाता है, रह जाता है। यही शेष चुंबक क्या कहलाता है बेटा? यही शेष चुंबक आपका क्या कहलाता है? रेसिड्यूअल कहलाता है, अपशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? अपशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है, कहलाता है। अभी बताते हैं बेटा इसको क्यों पढ़ा है, ठीक है? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, तो मैंने पढ़ तो धारणशीलता रहा है, अपशिष्ट चुंबकत्व क्यों पढ़ा दिया? सुनो बेटा, प्रत्येक पदार्थ में अपना-अपना काल्पनिक आकर्षण बल होता है। इसके कारण वो सभी क्या करते हैं? आकर्षित का गुण अनुभव करते हैं, ठीक है? अब बेटा, अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय बल हटाने पर क्या होता है? शेष रह जाता है, यानी कि हटाने के बाद चुंबक नहीं रहना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में, पर इसमें रह जाता है। तो बेटा, इस गुण को क्या कहते हैं? अपशिष्ट चुंबकत्व। दरअसल ये अपशिष्ट चुंबकत्व है ना बेटा, यही धारणशीलता का कारण है। नहीं समझ में आया? या ये कह सकते हैं अपशिष्ट चुंबकत्व किसका परिमाण है? धारणशीलता का परिमाण है। देखो बेटा, समझ में आया? इसलिए पढ़ाया था। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? अवशिष्ट जो धारणशीलता होती है ना, ये धारणशीलता का आधार क्या है? ये धारणशीलता जो है ना, वो किसका परिमाण है बेटा? अवशिष्ट चुंबकत्व का परिमाण है, ठीक है? यानी कि मैं कह सकता हूँ धारणशीलता का एक परिमाण ही कौन है? एक परिणाम कौन है बेटा? धारणशीलता का एक परिणाम क्या है? एक परिणाम ही क्या है बेटा? आपका अपशिष्ट चुंबकत्व है। ठीक है? यानी कि अगर धारणशीलता है तो उसमें अपशिष्ट चुंबकत्व है। अब देखना बेटा, अपशिष्ट चुंबकत्व होता है। होता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब हर पदार्थ में क्या अपना-अपना अपशिष्ट चुंबकत्व होगा? बिल्कुल होगा, और इसी अपशिष्ट चुंबकत्व, इसी धारणशीलता के अनुसार हम क्या बना देंगे? अलग-अलग चुंबक का निर्माण करेंगे कि कौन-सा पैरामैग्नेट है, कौन-सा डायामैग्नेट है, कौन-सा फेरोमैग्नेट है। समझे? इसलिए मैंने अपशिष्ट चुंबकत्व समझाया, ठीक है? क्योंकि धारणशीलता है तो अपशिष्ट चुंबकत्व है, और अपशिष्ट चुंबकत्व ज़्यादा तो क्या है? फेरोमैग्नेट, कम है तो क्या हो जाएगा? पैरा, और बिल्कुल नहीं है तो डाया। बस खत्म बात। तो क्या लिखेंगे बेटा? इसी धारणशीलता के गुण के आधार पे पदार्थों का, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्हीं धारणशीलता धारणशीलता के गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर आधार पर किसका वर्गीकरण किया जाता है बेटा? चुंबकीय पदार्थ। और मैंने आपको क्या बोला था? प्रकृति में सारे वैद्युतिक पदार्थ है क्या? बिल्कुल। वो तो अपन को सबने भगवान ने बनाया, अपन अच्छे और बुरे इंसान हुए, है ना? उसी प्रकार सारे चुंबकीय पदार्थ भी है, ध्यान रखना। तो उसी प्रकार धारणशीलता के गुण के आधार पर बेटा क्या है? चुंबकों का क्या किया जाता है बेटा? वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण किया जाता है। इसीलिए बेटा आराम से पढ़ना चाहता है, पढ़ा जाता है, किया जाता है। इसलिए हर चीज को अच्छे से समझा जाता है, क्योंकि ससेप्टेबिलिटी तब समझ में आई जब आपको चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन बल, इनका मान समझ में आया, है ना? इसलिए बेटा आराम से पढ़ा करो, ठीक है? अब देखो, इस धारणशीलता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा? 3। और इसी धारणशीलता के आधार पर, इसी कारण चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय पदार्थों को बेटा कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा जाता है। अब आपका समय खराब नहीं हो इसलिए मैंने वो टेबल बना रखी है, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताऊंगा कौन-कौन से फेरोमैग्नेट, डायामैग्नेट और पैरामैग्नेट। तो कौन-कौन से होते हैं बेटा? पहला, लोह चुंबकीय पदार्थ। अभी पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक ट्रिक दूंगा बेटा आपको, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उससे, ठीक है? लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है? जिसको आप क्या बोलते हो? फेरोमैग्नेट। क्या बोलते हो? फेरोमैग्नेट, ठीक है? दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है पैरामैग्नेट, है ना? जिसको आप कहते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, ये क्या होता है? ये होता है पैरामैग्नेट, ठीक है? अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, पैरा और डाया एक होता है, नहीं, अलग-अलग होते हैं। पैरामैग्नेट, ठीक है? और तीसरा मेरा क्या होता है बेटा? तीसरा होता है मेरा प्रतिचुंबकीय। ये होता है डायामैग्नेट, प्रतिचुंबकीय। ये क्या होता है बेटा? डायामैग्नेट होता है। अब पहले तो बेटा मैं आपको टेबल बताता हूँ, फिर मैं एक तरीका बताता हूँ, आपको 1 सेकंड में चीजें याद हो जाएगी, ठीक है? डोंट वरी, घबराने का नहीं बिल्कुल भी। आ जाओ बेटा, ये आपकी टेबल है। कहाँ गई आपकी टेबल? 1 मिनट, ये रही, चलिए।
ये आपकी टेबल है, ठीक। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, क्रम संख्या, फिर लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या है आपके लोह चुंबकीय पदार्थ। अब साथियों मैंने आपको समय बर्बाद नहीं हुआ इसलिए मैंने कह दिया। देखो पहला क्या है आपका लोह चुंबकीय, फिर है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ठीक है? इसके लिए आपको कुछ भी याद नहीं करना, डोंट वरी। आप बताओ सबसे ज्यादा मैग्नेट किसमें होगा, लोहे में होगा कि नहीं? तो लोह के कहते हैं बेटा परग, इसका कितना होता है 200 से 1000, याद हो गया? बस खत्म। इधर आओ बेटा, अनुचुंबकीय में ध्यान रखना 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है और इसमें क्या होता है बेटा 1 से कम होता है, कम बात। इसको कभी भी मैग्नेट नहीं बना सकते हैं, इसको विद्युत से बना सकते हैं और इसको बेटा आसानी से चुंबक बनाया जा सकता है। जो आपके लोह चुंबकीय होते हैं बेटा उससे क्या बनते हैं, स्थायी चुंबक बनते हैं और विद्युत चुंबक किससे बनते हैं, अनुचुंबकीय से, है ना? जिसका हिस्टैरिसीस कर्व छोटा होता है, मैं भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। प्रतिचुंबकीय को चुंबक नहीं बना सकते हैं बेटा, यहाँ आप ध्यान रखना, इसको कैसे याद करोगे, फेरस कोबाल्ट निकल, ये आपकी क्या है लोह चुंबकीय। और अणु में देखो बेटा पीछे जिसके नियम होता है ना, जैसे एल्यूमीनियम, क्रोमियम, तो बेटा ये सब क्या है अनुचुंबक होते हैं, ठीक है? एक ये ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीजन क्या होता है आपका अनुचुंबक और वायु क्या होती है, ये आपका जल क्या होता है बेटा प्रतिचुंबक, ध्यान रखना। कॉपर में 2 होते हैं बेटा, कॉपर फर्स्ट होता है ना, अभी से इतना ध्यान रखो बेटा, कॉपर फर्स्ट क्या होता है प्रतिचुंबकीय और कॉपर सेकंड क्या होता है अनुचुंबकीय, ठीक है? तो ये छोटी सी टेबल है, आप याद कर लेना, बहुत आसान है, डोंट वरी, है ना? फेरोमैग्नेट यानी कि जिसका मैग्नेट बहुत ज्यादा, तो बेटा क्या याद करना, मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ, इधर आओ बेटा। आप क्या करना, ये गोला बनाओ, ठीक है? क्या क्या याद करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर क्या लिखो बेटा, फेरो, है ना? फेरो बेटा, इसमें क्या होता है म्यू का मान 200 से लेके 1000 यानी कि सबसे ज्यादा, है ना? क्या बनाते हो, स्थायी चुंबक बनाते हो, स्थायी चुंबक। और इनमें कौन कौन से होते हैं आपको पता है, फेरस, कोबाल्ट और निकल, ठीक है? बस इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा बेटा, डोंट वरी। फिर क्या होता है बेटा आपके पास अनुचुंबक, अनुचुंबक क्या होता है अनुचुंबक। अनुचुंबक में क्या होता है बेटा, म्यू का मान कितना होता है 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है? अब जिस भी पदार्थ के पीछे नियम होता है, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमीनियम, वैसे क्रोमियम, तो बेटा जिसके पीछे ईएम होता है ना, ये सब क्या है अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक? और इसके अलावा बेटा एक और ध्यान रख लो, आपका जो ऑक्सीजन होता है ना, ये आपका जो ऑक्सीजन होता है वो भी क्या होता है अनुचुंबक होता है, ऑक्सीजन, ठीक है? बहुत बढ़िया। एक बेटा क्या होता है प्रतिचुंबक, प्रतिचुंबक इसमें म्यू का मान क्या होता है बेटा 1 से कम होता है, 1 से क्या होता है बेटा कम। इसमें बेटा एक एग्जांपल फेवरेट है, वो ध्यान रखना, बिस्मिथ, क्या होता है बिस्मिथ, है ना? बिस्मिथ। और यहाँ पर और क्या याद रखोगे आप, और जल का क्या होता है बेटा, जल प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक? एक चीज में कंफ्यूजन होता है अक्सर विद्यार्थियों को, सर ये कॉपर किस में होता है, तो ध्यान रखना बेटा, आपको वैसे कभी पूछा नहीं है पर पूछे तो बता देना बेटा। एक आपका कॉपर फर्स्ट जो होता है ना, कॉपर फर्स्ट, है ना? कॉपर फर्स्ट जिसकी ट्रांजिशन स्टेज 1 होती है वो तो होता है प्रतिचुंबक, और कॉपर 2 जो होता है ना बेटा वो क्या होता है अनुचुंबक। बेटा इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है? सही, चलिए बहुत बढ़िया। तो इससे आगे हम कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं। आप खुश रहे, हंसते रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम।